हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं कि मैंने जो हेडिंग लगाया है कि यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जब आप इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कोई भी बुक आप उठा लीजिए तो उसमें आपको पहला जो चैप्टर वह मिलता है ज़्यादातर यानी कि मोस्टली आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि इतिहास का सोर्स क्या है, यानी कि इसका स्रोत जो है वह क्या है। यानी कि जब भी कोई इतिहास आपको पढ़ाना स्टार्ट करेगा, जब बुक भी अगर आप जब लेते हैं तो उसमें बहुत सारी घटनाएं जो है ऐतिहासिक क्रम में दी हुई रहती है। तो इससे पहले विद्यार्थियों को यह समझाया जाता है कि इसका जो है स्रोत कहाँ से है और यह किताब जो है जो एविडेंस है यह कहाँ से लिया गया है। और यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको इतिहास जो है बढ़िया से जो है वह समझ में आता है। और प्राचीन इतिहास लगभग जो ऐतिहासिक स्रोत है उस पर लगभग जो है बहुत ज़्यादा जो है वह निर्भर है अगर देखा जाए तो। क्योंकि रीजन इसके पीछे यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है इसका जो जो एविडेंस जो है ज़्यादा आपको नहीं मिला। ठीक है, एविडेंस इसका ज़्यादा नहीं मिला, यह अनुमान लगाकर ही चीज़ों को जो है वह देखा गया। तो इसी के क्रम में हम अपना पहला जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। और यह क्लास जो है आपको बीपीएससी यूपीएससी चाहे आप यूजीसी नेट का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। रीज़न इसके पीछे यह है क्योंकि मैं काफ़ी यह डिटेल में यह वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ और साथ ही हैंड रिटेन नोट्स मेरा जो खुद का है वहाँ पर उससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। मेरा नाम है, मैंने नाम बताना अपना भूल गया, तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब मुझे कर दीजिएगा। और साथ ही आपको यह इसका प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे आपको मिल जाएगा डेली अब। और यहाँ पर हम प्राचीन से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास तक यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि इतिहास के स्रोत क्या है। प्राचीन भारतीय जब इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसका आखिर सोर्स क्या है, इसका किस एविडेंस पे हम बताते हैं कि पहले जो था यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वह थी, हड़प्पा सभ्यता जो है वह है। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से लोग रहते थे, किस प्रकार से लोग खाना पीना, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उसका एविडेंस हमें मांगता है। क्योंकि हमें लगता है कि इसका आखिर इसके पीछे का सोर्स क्या है, कैसे आपको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस प्रकार से ही थे, है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे चीज़ें और सवाल है जो हमें जो है वह देखना होता है। तो इसी के क्रम में यह हमारा पहला चैप्टर है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हमारा मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत जो है वह देखे जाते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेचर, जो मतलब कि हम कहानियां हुई चाहे कविता हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेकर साहित्यिक उसको स्रोत माना जाता है। यानी कि ऐतिहासिक स्रोत है, इतिहास का जो घटना जो वर्णित जो किया गया है किताबों में चाहे वो पांडुलिपियों में, तो उसको जो है इसमें हम जो है वह देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आपको पुरातात्विक स्रोत में आपको एक तरह से देखा जाए तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इसमें मूलतः देखा जाए तो इसमें आंखों देखा हाल जो है हम समझते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्टली जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत आपको मिलता है, वह है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है तो इकलौता जो स्रोत मिलता है वह है पुरातात्विक स्रोत। आगे हम बढ़िया से समझेंगे, अभी मुझे पता है कि शायद आपको अभी समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आगे और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यह यानी कि इसको जो है वह देखते हैं हम, जैसे कि जब जैसे कि आपको कोई भी इतिहास का आपको स्रोत बताना है तो पुरातात्विक स्रोत यह होता है कि जिसमें बिल्डिंग आते हैं, जिसमें आपको नदी हो गया उसका एविडेंस आपको मरी, यानी कि आंखों आंखों से जो देखा हुआ चीज है। ठीक है, और इसमें क्या है साहित्यिक स्रोत जो लिखा हुआ है, समझ गए आपको, यही चीज है। इसमें पिलर भी आते हैं पुरातात्विक स्रोत में, तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा। तो इन दोनों चीजों से हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतिहास जो है वह किस प्रकार से जो है वह है हमारा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि स्रोत के आधार पर तीन कालखंड में जो है वह डिवाइड किया गया है चीजों को। देखिए तो स्रोत जो है यानी कि सोर्स, कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई भी इमेज या ऑनलाइन जब भी कोई पढ़ाता है तो इसका इमेज है चाहे कोई खबर बताता है तो वो बताता है इसका सोर्स क्या है, तो ठीक उसी प्रकार है। ठीक है, तो स्रोत इसी को क्या कहते हैं हम, स्रोत।
तो स्रोत के आधार पर 3 कालखंडों में जो है वह डिवाइड किया है, यानी कि इतिहास को तीन कालखंडों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। अब समझिए, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, यानी कि इतिहास को 3 भागों में जब हम डिवाइड किए तो इसको स्रोत के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, आइए देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसमें हमें एविडेंस, जो लिखित एविडेंस जो है वह नहीं मिला, ठीक है। इसमें आपको लिखित एविडेंस जो है आपको नहीं मिलता है, लिखित एविडेंस नहीं मिलता है। इसके वजह से हम क्या है, पूरा का पूरा निर्भर जो है पुरातात्विक स्रोत पे होते हैं, यानी कि पिलर्स हुए, चाहे पत्थर हुए, उस पे जो चीजें हैं उकेरी गई है, फिगर्स हुए, उस पे हम जो है पूरा का पूरा निर्भर होते हैं। आप इसमें जब पुरातात्विक स्रोत जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसमें घड़ा, पॉट, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं ना, ब्लैक वेयर, स्पॉट्स, इन सब चीजों के बारे में। तो पूरा का पूरा वह निर्भरता जो है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड का आपको पूरा पुरातात्विक स्रोत पर आपको है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड उसे कहते हैं जिसमें लिखित एविडेंस आपको मिला, ठीक है, लिखित एविडेंस आपको मिला, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो उन सब चीजों को क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल जो है हम कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही प्राचीन जो है भाषा जो है वह लिखी हुई थी, जिसके वजह से अभी भी पढ़ने में जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो भाषा है उसको पढ़ने में हम क्या है, असमर्थ है अभी भी। ऐतिहासिक काल यानी कि अभी तक जो घटित हो रहा है, यानी कि वैसा काल जिसमें आपको लिखित एविडेंस जो है आपको मिला, क्योंकि वैदिक काल के बाद आपको, उत्तर वैदिक काल से आपको हर चीजें जो है लिखित फॉर्म में आपको जो है लिखना मिलना जो है वह शुरू होगा, क्योंकि वेद पुराण इन सब चीजों से क्या है, हम पढ़ सकते हैं कि हाँ इतिहास में क्या हुआ था, किस प्रकार से घटित चीजें जो हुई थी, और बहुत सारे उपन्यास जो है उस समय जो है लिखना जो है वह शुरू हो चुका था। तो यह है ऐतिहासिक काल। आपको बौद्धिस्ट धर्म हुआ, चाहे पाली हुआ, चाहे प्राकृत भाषा हुआ, तो आपको ऐतिहासिक काल में होता है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं ना अभी, इसलिए तो पता है कि बुद्ध के बारे में हर चीजें जो है हमें पता है अच्छे से। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति जो है वह क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है। यानी कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता जैसे कि मैंने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता जो यह है क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि इसमें मैं आद्य ऐतिहासिक काल में आपको मैंने बताया कि इसमें जो है चीजें जो है लिखा हुआ जो है वह नहीं मिला है, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है क्या है, लिखा हुआ चीजें जो है आपको मिला है, लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो वैसे ही वैदिक संस्कृति हुई तो वैदिक संस्कृति में क्या था कि संस्कृत भी अभी जो प्राचीन संस्कृत था, जैसे इंग्लिश में लैटिन भाषा होता है, उसी प्रकार से संस्कृत का भी बहुत पुराना एक वर्जन है, तो उसको भी अभी तक जो है हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो उसको जो है इसीलिए हम वैदिक संस्कृति को भी जब क्या है हम लेते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो काल अगर देखा जाए तो आद्य ये प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वह 2 लाख से पूर्व, 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपको 1000 BCE तक आपको जो है वह होता है, ठीक है, 1000 BCE तक। और 2600 BCE से 1500 BCE तक आपको क्या है, आपको आद्य ऐतिहासिक काल जो है वह आपको मिलता है। और 1500 BCE से अब तक यानी कि ऐतिहासिक काल आपको जो है वह मिलता है, ठीक है। 3 कालखंडों में हम डिवाइड करते हैं। बीसी क्या है और एडी और बीसी और सीई यह क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बीसी जब लिखते हैं हम, इसको इंग्लिश में ही हम देखेंगे, क्योंकि हिंदी तो आपको पता ही होगा। बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसका जो है आपको होगा, आपको एनोडोमिन होता है, ठीक है। बीसीई देखिए, पहले यह जानिए कि बीसी और एडी से आप परिचित हो गए। पहले आपको बीसी और एसी से जो और एडी है उससे आप बेशक जो है वह परिचित हो गए। तो 20 अगर आप टाइम लाइन देखते हैं तो यहाँ पर अगर 0 है
यानी कि ईसा का जन्म यहाँ पर बताया गया आपको। तो ईसा के जन्म के पूर्व यानी कि क्या, ईसा पूर्व यानी कि बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा के जन्म के बाद यानी कि एडी यानी कि आफ्टर ये एनो डोमी, इसको एडी कहते थे। यह ओल्ड हो गया, यह जो वर्जन है वह क्या है, वह ओल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में यानी कि जो मॉडर्न हिस्टोरियन हुए उन्होंने क्या लिखना शुरू किया, उन्होंने बी सी ई लिखना शुरू किया और यहाँ पर सी ई लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बी सी ई का मतलब क्या होता है, बी सी ई, तो बी सी ई का मतलब होता है आपको बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। क्राइस्ट नहीं होगा, समझिएगा। सी का मतलब होता है आपको कॉमन एरा। अब देखिए, तो इसका अगर टाइम लाइन देखें तो वही आपको जीरो यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर इधर वाले को क्या कहते हैं हम, बी सी ई मॉडर्न में, और यहाँ पे सी ई। तो हुआ ऐसा कि आपको जो बीसी था, यानी कि जब बीसी आप पढ़ते हैं, यानी कि जब बीसी में आप देख रहे हैं कि बिफोर क्राइस्ट और एनोडोमी, या इसमें क्या है, आपको धार्मिक आपको जो है वह टाइमलाइन लगभग आपको दिखाई देता है कि, क्योंकि यह एक तरह से इतिहास जो है लगभग ऐसा लग रहा है कि क्राइस्ट का इतिहास है कि नहीं, मैंने उस प्रकार से चीजों को है वह देखा, इतिहासकारों ने देखा। तो इसको ज्यादा कॉमन यानी कि हर कोई जो है वह एक्सेप्ट करे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, बिफोर कॉमन एरा बनाया, यानी कि इसमें कोई क्राइस्ट का मतलब कि डिवीजन जो बन ही है, और यहाँ पे इसको कॉमन एरा, इसको ज्यादा आपको क्या है सेकुलर माना गया, यानी कि हर धर्म के लोग जो है वो इसको अपना पाए, इस प्रकार से इसको बनाया गया, ठीक है। समझ में आ गया, अभी बुक में आपको यही मिलेगा। तो 2025 आपको क्या है, तो 2025 अभी आपको क्या है, एडी एडी भी है अगर देखा जाए तो, और क्या है, सीई भी है, ठीक है। यह दोनों आपको मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन जो है वह नहीं होना है। चलिए, तो इसको मैंने अभी बता दिया आपको, आगे बढ़ता हूं। आगे है कि प्राचीन लिखित सामग्री में अगर देखा जाए तो तीसरी सदी में जब लिखित सामग्री मिलने जब शुरू हो गई, जब मैंने बताया ना कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित सामग्री आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब लिखित सामग्री जब मिलने स्टार्ट हो गई आपको, तो अशोक के अभिलेख जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको माना गया, यानी कि सबसे प्राचीन लिखित सामग्री में अशोक के अभिलेख जो है वह माना गया। और यह क्या है, तीसरी सदी में इनका जो अभिलेख जो है वह मिला। लेकिन इससे पूर्व भी पांचवी और छठी जो शताब्दी है, यानी कि यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है तो इसको शताब्दी पढ़िएगा, ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ थोड़ा। तो पांचवी और छठी शताब्दी में आपको तीन जगह जो है आपको जो है वह जो अभिलेख जो है वह आपको मिलता है। चलिए, अभिलेख किसको कहते हैं, अभिलेख किसको कहते हैं, अभिलेख यानी कि जो पत्थर और इन सब पिलर्स पे जो लिखा जो चीजें सामग्री जो मिलती है लिखावट की, उसी को क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो पांचवी और छठी, यानी पांचवी छठी क्या है, और पहले हो गई, तीसरा अगर कहेगा तो इसका तो बाद का हुआ ना, जैसे ये अगर यहाँ पर जीरो है तो क्या है, अगर ये ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पे क्या है आपको 6 है। यानी कि पांचवी और छठी शताब्दी तो पुराना हो गया ना, ये ओल्ड हो गया पुराना। और ये जब तीसरी सदी में अगर अशोक का अभिलेख मिलते हैं, क्या है आपको नया हो गया। देखिए, तो दोनों जगह आपको लिखित सामग्री जो है, यहाँ पर भी आपको लिखित सामग्री जो है वह मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखित सामग्री मिलती है ये तीसरी सदी में भी। लेकिन तीसरी सदी वाला जो अशोक अभिलेख है उसको ज्यादा मतलब कि ऐतिहासिक माना गया, प्राचीन ऐतिहासिक माना गया। रीजन इसके पीछे क्या है, प्राचीनतम लिखित सामग्री में अशोक के अभिलेख को, क्योंकि इसको जो है हम पढ़ सके बढ़िया से, यानी कि पढ़ने के साथ ही इसमें इतिहास का जानकारी जो है आपको मिला। लेकिन इससे पहले जो मिल चुका था पांचवी छठी ईसा पूर्व में ही, जो सोहगौरा और महास्थान और पिपरहवा में जो अभिलेख जो मिला, तो
तो उस अभिलेख को क्या है कि हम पढ़ तो सके, लेकिन उसमें ज्यादा जो है ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो है वह नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि प्राचीनतम इतिहास लिखित सामग्री जो है तीसरी सदी के बाद के होने के बाद भी अशोक का जो है वह पुराना जो है वह माना गया, अशोक के अभिलेख को। चलिए आगे है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का सिर्फ एक ही आपको स्रोत जो है ओनली वन, सिर्फ एक ही स्रोत जो है आपको मिलता है, तो वह है पुरातत्व, जो मैंने आपको बताया। आगे है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसका आपको एविडेंस दो मिलता है आपको, दूसरा है तो पुरातत्व, पुरातात्विक स्रोत, और क्या है साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत अगर देखते हैं तो इसका एविडेंस जो है आपको तीन जगह आपको मिलता है, पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत, यानी कि जो फॉरेनर या विदेशी यात्री जो भारत आए, चाहे अपने विदेश में भी लिखे, तो उन सब चीजों के बारे में उनसे क्या है इतिहास की हमको जानकारी जो है वो मिलते हैं, जैसे कि फाहियान हो गए, इन सब चीजों के बारे में हम जब पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्या है पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्स। अब इसको हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। अब असली अगर कहें तो यहाँ से हमारा जो क्लास है वह अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब फैक्ट बेस्ड चीज़ें जो वह आपको आएगी और आपको जो है इन सब चीज़ों को नोट डाउन करना होगा। देखिए, तो 200 वर्ष पहले स्रोत के रूप में इसका जो है वह मान्यता हुआ। देखिए, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत का जो इतिहासकार है, उन्होंने अभी हाल में ही 200 वर्ष पहले तक इसको जो है इतिहास का मतलब कि इससे माना है कि हाँ ठीक है, हम पुरातात्विक स्रोत से क्या है हम इतिहास जो है वह जान सकते हैं, इसको स्रोत का आधार जो है उन्होंने माना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा देखकर आपको नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि ठीक है ऐसा हुआ होगा पास्ट में, यानी कि पुराने समय में। ठीक ना, यानी कि तो इतिहासकारों ने अभी हाल में ही, समझिए कि हाल क्या कहिए, यानी कि 200 वर्ष पहले ही इसको स्रोत के रूप में क्या है मान्यता प्राप्त हुई, किसको, पुरातात्विक स्रोत को। तो ये माना गया कि ठीक है पिलर्स है। ठीक है, तो ठीक है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इस समय जो घटना जो है वह हुई थी, पुरातात्विक स्रोत में जो चीजें आती है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में आपको दिखाई नहीं देता होगा इसको मैं, ठीक है अब दिखाई दे रहा है ना। तो पुरातात्विक स्रोत में आपको अभिलेख होते हैं, मूर्तियां होती है, चित्रकला होता है, भवन के अवशेष जो है वह मिलते हैं। तो अभिलेख जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी सदी में जो प्राचीनतम अभिलेख है अशोक का, उसको माना गया। तो उसी प्रकार से ये अभिलेख, मूर्तियां और चित्रकला, भवन के अवशेष, तो इससे इतिहासकारों ने पहले अनुमान लगाने से जो है वह मतलब कि नहीं कहते थे कि यह इतिहास से इससे जानकारी मिलती है, लेकिन अभी हाल में 200 वर्ष पहले क्या है पूर्व से इसको जो है मान्यता जो है वह प्राप्त हो गई, और यह माना जाए कि ठीक है मूर्तियां अगर मिलती है इस तरह की, तो हाँ हो सकता है कि इस प्रकार से लोग होते हैं और इतिहास को लिखना जो है वह शुरू हो गया, यानी कि इनके आधार पर साहित्य के अपेक्षा। लेकिन अब जो मॉडर्न इतिहासकार है, जो आधुनिक इतिहासकार है, वो साहित्य के अपेक्षा आपको पुरातात्विक स्रोत को ज्यादा भरोसा मानते हैं। ठीक ना, यानी कि जो साहित्यिक यानी कि जो लिखा हुआ चीजें हैं साहित्यिक स्रोत में, जो बुक और जो मिलता है आपको पांडुलिपियां, उससे ज्यादा उनको क्या है साहित्यिक स्रोत को, पुरातात्विक स्रोत को वह ज्यादा भरोसा करते हैं, पुरातात्विक स्रोत पे वह ज्यादा भरोसा करते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है, क्या होता था कि साहित्यिक जो चीजें थी उसमें कहीं पे भी आपको तारीख जो है वह मेंशन नहीं रहता था, तारीख। ठीक है, इसके वजह से क्या होता था कि कंफ्यूजन होता था कि कब का यह जो है साहित्य जो है वह लिखा हुआ है। दूसरा क्या होता था कि उस समय जो है अगर हो सकता था कि दरबारी कवि भी हो सकता है कि वो राजा के तारीख में खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी चीजें जो वह लिख दिए हो, इसके वजह से जो है साहित्यिक स्रोत को ज्यादा वैल्यू जो है वह एविडेंस के रूप में नहीं मानते हैं जो आधुनिक इतिहासकार है। ठीक है, हो सकता है कि नया प्रकरण, यानी कि समय समय पे क्या होता था कि उसमें बदलाव भी किए जाते थे, साहित्य की चीजें है तो उसमें बदलाव भी किए जाते थे,
तो समय समय पे हो सकता है कि उसमें चीजें जो है बदलाव हो गई होगी, तो कैसे हम माने कि वह इतिहास में प्राचीन में वह घटना जो है वह घटित हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज, कोई भी टर्म आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि मैंने बताया आपको, तो अभिलेख यानी कि अभिलेख, मूर्तियां, चित्रकला और भवन के अवशेष, अब इसको जो हम एक एक करके जो है अब पढ़ने वाले हैं कि अभिलेख में कौन सा मिला, मूर्तियां में कौन सा मिला, इन सब चीजों के बारे में। चलिए, तो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको जो है क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या है विश्वसनीय सोर्स के रूप में जो है इसको देखा गया, कि क्योंकि इसमें जो है डेट जो है, तारीख जो है वह स्पष्ट जो है वह दिखाई देती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत में उसका प्रकरण यानी पेज को क्या है, हो सकता था कि बदल भी दिया गया होगा, जोड़ भी दिया गया होगा नया, उसमें हो सकता है कुछ और भी ज्यादा, यानी कि यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई है साहित्यिक में, यहाँ तक आपको लिखा गया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ वर्ष बाद यहाँ पर खुद ऐड कर दिया गया हो, तो किस आधार पर हम मानेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है पुराना है या ये वाला हिस्सा जो नया है, तो इसको पूरा का पूरा, इसको पूरा लेना पड़ेगा, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो इससे। तो ये क्या होता था, तो ठीक है, तो अभिलेख में क्या होता था आपको, अभिलेख में जो, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो अभिलेख में क्या होता था कि अगर ये पिलर है, ठीक है, या पत्थर है, चाहे जो भी, तो यहाँ पे अगर चीजें लिखी हुई है, चाहे यह अभिलेख ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अभिलेख क्या होता था कि पत्थर और तांबे के जो है वो बने होते थे, तो इसमें बदलाव करना जो है वो मुश्किल था, समझ गए आप। इसके वजह से ये जैसा है तो वैसा जो है वह रह जाता था, इसके वजह से जो है क्या है, इसको जो है ज्यादा विश्वसनीय माना गया, क्योंकि यह माना गया इसमें बदलाव जो है वह नहीं हुआ है, यह जिस जिस सदी में जिस काल में लिखा गया है, ठीक वैसा ही हमें जो है वह प्राप्त जो है वह हुआ है। आइए आगे हम देखते हैं, प्राचीनतम जो अभिलेख है, इसमें हम क्या, जैसे कि हमने पुराना अभी पढ़ा पहले ही कि सोहगौरा और पिपरहवा जो है वह माना गया। यह कब है, पांचवी और 6वीं शताब्दी के, ठीक है। और इससे पहले जो है सबसे ज्यादा अगर अभिलेख किसी काल में अगर मिले हैं, तो वह है मौर्य अभिलेख, ठीक है। मौर्य अभिलेख, और मौर्य अभिलेख में सबसे पुराना अगर कोई अगर है अभिलेख है, तो वह है महास्थान। महास्थान जो है सबसे प्राचीन जो है वह अभिलेख जो है वह माना गया मौर्य अभिलेख में। सबसे अधिक भी अगर कोई अभिलेख पाया गया, तो वह है मौर्यकालीन अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अशोक के अभिलेख के बारे में अब हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्योंकि अभिलेख ज्यादातर अगर देखा जाए तो मौर्य वंश में लिखा गया, और साथ ही अशोक के अभिलेख जो है सबसे अधिक है उसमें। तो अशोक के अभिलेख में आपको क्या है, यूनानी और अरमाइक लिपि में भी आपको जो है वह प्राप्त हुई, ठीक है। सब जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जो है आप ध्यान से जो है वह पढ़ते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। तो अशोक के अभिलेख में यूनानी और अरमाइक लिपि जो है वह सबसे पुरानी जो है, सबसे पुरानी क्या मतलब कि उस लिपि में जो है उनका जो इस अभिलेख है वह पाया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान में आपको उस समय जो बंटवारा जब नहीं हुआ था, तो उस समय का जो पाकिस्तान था, तो यानी कि पाकिस्तान में आपको खरोष्टी लिपि में आपको जो है उनका जो अभिलेख है आपको मिला, यानी कि पिलर और अभिलेख जो है उनका खरोष्टी लिपि में उनका जो है वह मिला आपको। इसके साथ ही ब्राह्मी लिपि, इसके साथ ही अशोक जो थे दो लिपि में ज्यादातर यूज किए अभिलेख को लिखने में। एक है ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्टी लिपि, जिसमें खरोष्टी ब्राह्मी लिपि जो है वह सबसे अधिक जो है उपयोग किया गया, सबसे अधिक, ठीक है, ब्राह्मी लिपि।
तो ब्राह्मी लिपि कहाँ है, वह ज्यादातर आपको भारत के हिस्से में आपको मिलता है ब्राह्मी लिपि, और खरोष्टी लिपि जो है आपको पाकिस्तान में जो है आपको मिलता है। देखिए, तो ब्राह्मी लिपि जो है वह लेफ्ट से राइट में लिखा जाता था, ठीक है, वह लेफ्ट से राइट में आपको जो है वह लिखा जाता था। अ, और यह क्या है, बाएं से दाएं की तरफ जो है वह आपको मिलता है। यानी कि ब्राह्मी लिपि का यह पूछता है आपको कि ब्राह्मी लिपि का लिखावट कैसे था, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी, तो इस ऐसे जाते हैं हम लोग हिंदी लिखते हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार उर्दू उर्दू ऐसे लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है। तो यही वही चीज कर रहा है, वही यह बता रहा है कि ब्राह्मी लिपि जो है वह लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं की तरफ आपको लिखा जाता था, और खरोष्टी लिपि क्या है, आपको राइट टू लेफ्ट यानी कि बाएं से दाएं की तरफ, सॉरी यहाँ पे सेम चीज मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ये दाएं से क्या है, बाएं बाएं की तरफ जो है वह लिखा जो है वह जाता था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो खरोष्टी लिपि का आपको जो इसका जो छाप एक तरह से कहिए इसका, जैसे कि मैंने बताया ना कि इसका लिपि जो है किससे ज्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस था, यानी कि ज्यादा, तो वह प्रेरणा किससे मिला था आपको, वह है आरामी लिपि से। तो आरामी लिपि से हो सकता था कि मतलब कि ऐसा माना जाता है कि खरोष्टी लिपि जो है वह निकल कर आया। देखिए, अब आपको चीजें जो बहुत ज्यादा फैक्ट आएगी उसको नोट करना है आपको, कि मौर्योत्तर काल में आपको दो तरह के जो है अभिलेख मिलते हैं। यानी कि मौर्य काल में आपको दो तरह के अभिलेख जो है आपको मिलते हैं। अब अभिलेख में भी आपको दो तरह के डिवीजन जो है आपको देखने को जो है वह मिलता है। चलिए, पहला है प्रशस्ति, ठीक है, यह है पहला आपको प्रशस्ति, ठीक है। और इसके बाद एक अभिलेख का जो दूसरा है वह है निजी अभिलेख, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निजी अभिलेख और है प्रशस्ति, जो दो प्रकार के मौर्य काल में आपको जो है वह मिला। तो प्रशस्ति का मतलब क्या है, प्रशस्ति उस अभिलेख को कहते हैं जिस जो सरकारी हो और ज्यादा उसमें सरकार के लोग यानी कि राजकवि जो होते थे उस समय के, राजकवि द्वारा जो है वह लिखवाया जाता था, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रशस्ति, ठीक है। इसी को यानी कि सरकारी और राजकवियों द्वारा लिखित जो अभिलेख होते थे उसी को प्रशस्ति ये अभिलेख जो है हम कहते हैं। अब इसी में हम देखें कि कौन कौन सा आपको है। हरिसेन, हरिसेन जो क्या थे, आपको राजकवि थे, साथ ही मंत्री भी रह चुके थे दरबार में समुद्रगुप्त के। तो उन्होंने समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति लिखा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, यह पूछता है बार बार आपको, इसको आपको नोट करना होगा हमेशा। तो हरिसेन का क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जो है वह अभिलेख है। खारवेल यानी कि खारवेल, कलिंग का जो राजा था खारवेल, खारवेल का आपको क्या है, आपको हाथी गुफा, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। राजभोग का आपको क्या है कि ग्वालियर प्रशस्ति जो है राजभोग का आपको क्या है, सॉरी राजभोग द्वारा क्या है, कौन सा अभिलेख लिखा गया, तो ग्वालियर प्रशस्ति, ऐसे आप इसको पढ़िएगा। सतवाहन जो राजा था यानी कि सतवाहन डायनेस्टी राजवंश, आगे हम पढ़ेंगे इतिहास में उनके बारे में। सतवाहन राजा राजा जो था डायनेस्टी का, उसका गौतमी बालश्री उसका नाम था। तो उसने अभिलेख कौन सा लिखा, नासिक अभिलेख जो है उसने लिखवाया। आगे है चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने आपको कौन सा अभिलेख जो है वह लिखवाया है, वह है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, ठीक है। पहला ताम्रपत्र अभिलेख। देखिए, एहोल अभिलेख में आपको पहले ये बताता हूँ, एहोल अभिलेख में आपको चालुक्य और हर्षवर्धन के संबंध के बारे में आपको जो है वह मिलता है। यानी कि उनके व्यापारिक संबंध, चाहे राजवंशीय संबंध, जैसा भी वैवाहिक संबंध जो भी हो, तो उनका संबंध के बारे में जो है, राजनीतिक संबंध के बारे में आपको किसमें आपको एहोल अभिलेख में आपको मिलता है। इसलिए ये अभिलेख में आपको क्या है, इतिहास आपको मिलता है। समझ रहे बातों को, आगे अब पढ़िएगा तो और भी ज्यादा हम डिटेल में अभी जाएंगे। अभी हम स्रोत जो है अभी देख रहे हैं ऊपर से कि किस प्रकार से स्रोत है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, हर्षवर्धन और पुल के ये चालुक्यों के मतलब कि संबंध के बारे में आपको मिलता है। पहला ताम्र, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि स्टोन वाला मैंने बता रहा था कि पत्थर के अभिलेख मिले और क्या है, तांबे के अभिलेख मिले, दो प्रकार के।
उसी प्रकार से अब इसमें क्या है, ताम्रपत्र यानी कि तांबा के जो अभिलेख है वह मिले आपको। ठीक है, देखिए आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको मैं फोकस नहीं किया था एक बार। देखिए, दो प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, पत्थर और क्या है, तांबे के बने हुए ज्यादा आपको मिलते हैं अभिलेख। तो इसी में क्या है आपको, अब हम कहेंगे पढ़ेंगे कि पहला ताम्रपत्र कहाँ पर आपको मिले, यानी कि तांबा का लिखा हुआ अभिलेख जो है वह कहाँ पर आपको जो है वह मिलता है, कौन सा अभिलेख है, तो वह है दामोदर ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला ताम्रपत्र अभिलेख कौन सा है, दामोदर अभिलेख, दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, आगे है, अब इसमें देखेंगे आपको, अब तो हर्षवर्धन, ठीक है, तो हर्षवर्धन जो राजा था, हर्षवर्धन में कौन सा है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र आपको मिलता है, हर्षवर्धन जो है वह लिखवाता है। पाल राजा यानी कि पाल जो राजवंश था उसमें धर्मपाल जो था वह कौन सा लिखवाता है, खलीमपुर ताम्रपत्र जो है वह लिखवाता है। इसके साथ ही कुछ और ताम्रपत्र है जिसका मतलब कि नाम अभी नहीं दिया हुआ है, मधुवन ताम्रपत्र और क्या है, बैग्राम ताम्रपत्र। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति, इसमें एक नोट करने को चीजें दिया हुआ है। देखिए, तो प्रयाग प्रशस्ति जो अब मैंने बताया आपको कि हरिसेन ने जो लिखा था ये प्रयाग प्रशस्ति, तो उसमें क्या है आपको, तो इसमें आपको क्या मिला आपको, इसमें आपको समुद्रगुप्त का जो दक्षिण विजय था उसके बारे में जो है हमें जानकारी जो है वह मिलती है। नोट में भी मैंने लिखवाया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में आपको समुद्रगुप्त के की दक्षिण विजय की जानकारी जो है इसमें आपको मिलती है। साथ ही एहोल अभिलेख में आपको चालुक्य और हर्षवर्धन का जो है मैंने बताया कि आपको राजनीतिक संबंध जो है आपको मिलता है इसमें देखने को, पढ़ने को। ठीक है, चलिए आगे है। ऐसा माना जाता है कि इन सब अभिलेखों को पढ़ने के बाद और जानने के बाद इसमें अभिलेख में आपको किसको दान दिया गया, किसको जमीन हुआ, चाहे कोई भी चीज हुआ, इसके बारे में जिक्र जो है वह मिलता है अभिलेखों में। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है कि ये दान और जमीन जो देने का जो कार्य है जो राजा करते थे, तो ऐसा माना जाता था हो सकता है कि 600 से 1200 ईस्वी के बीच में क्या है, सामंती जो फेड्यूल सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उस सामंती व्यवस्था जो है वह आई होगी। ठीक है, यहाँ से जो है वह पनपने जो वह शुरू हुआ होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं निजी अभिलेख, जो मैंने बताया आपको कि पहला कौन सा है, जो मैंने बताया आपको, दो तरह के अभिलेख। ठीक है, पहला जो मैंने बताया कि प्रशस्ति अभिलेख है, और दूसरा कौन सा है आपको, निजी अभिलेख। ठीक है, दो प्रकार के मैंने बताया ना अभिलेख आपको पाया गया, तो उसमें दूसरा कौन सा है, निजी अभिलेख है। आइए, तो निजी अभिलेख किसको कहते थे, इसको निजी अभिलेख आपको मंदिर और मूर्तियों पर ज्यादा जो है वो लिखा हुआ आपको मिलता था। तो पतंजलि, इसमें एक चीज आपको जो पढ़ना होगा आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पतंजलि अभी जो पतंजलि आप पढ़ रहे हैं ना, वही पतंजलि का मैं बात कर रहा हूँ। तो पतंजलि ने महाभाष्य जो साहित्य उसकी रचना की। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य जो साहित्य है उसकी रचना की, और उसमें उन्होंने आपको पुष्यमित्र शुंग द्वारा और अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन जो है उन्होंने किया। ठीक है, पुष्यमित्र जो शुंग आया उसका उसका जो जिक्र जो है किसने किया था, पतंजलि ने अपने महाभाष्य साहित्य में आपको किया है। और उन्होंने बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या है, अश्वमेघ यज्ञ का जो है उन्होंने किया था अपने समय में। ठीक है, उसी को देखते हुए इसका जो है एविडेंस आपको, मतलब की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, इसकी पुष्टि आखिर आपको कहाँ पर मिलता है, तो इसको धन्नानंद जो है, यानी धन्नानंद जो है अयोध्या अभिलेख में आपको क्या है वह लिखवाता है। समझ गए कहने का मेरा मतलब, यानी कि धनानंद ने अयोध्या अभिलेख में यह लिखवाया है। समझिए बात को, धनानंद ने आपको
अयोध्या अभिलेख में लिखवाया है कि पतंजलि के महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ जो है वह आपको जो है वह कराने का जिक्र जो है वह मिलता है। ठीक है, चलिए समझ गए आपको। यानी कि धनानंद ने अयोध्या अभिलेख में किसका वर्णन किया? पतंजलि का। पतंजलि ने किस प्रकार से वर्णन किया पुष्यमित्र शुंग का, उसकी आपकी जानकारी जो इसमें मिलती है। आगे है कुछ विदेशी अभिलेख, यानी कि कुछ विदेशों में भी अभिलेख जो है वह है, जैसे कि एशिया, यानी कि एशिया के क्षेत्रों में आपको अगर देखा जाए तो बोगस कोई अभिलेख, ठीक है, बोगस कोई अभिलेख है। इजिप्ट यानी कि मिस्र है, या मिस्र, ठीक है, मिस्र उसको, इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो यहाँ पर कौन है? तेल अल अरमना अभिलेख आपको जो है वह मिलता है देखने को। आगे है ईरान, यानी कि ईरान में क्या क्या है आपको? पर्सिपोलिस, यानी कि पर्सिपोलिस और बेहिस्तून, ठीक है, बेहिस्तून आपको अभिलेख जो है आपको देखने को जो है वह मिलता है अगर विदेशों में देखा जाए तो, जिसमें, और ये विदेशी है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन इसके पीछे यह है कि इसमें क्या है, भारतीय इतिहास का जिक्र जो है वह आपको देखने को मिलता है। जो स्रोत है भारतीय इतिहास का, आपको विदेशी अभिलेख से इसमें जो है वह प्राप्त आपको जो है वह होता है। चलिए इसके आगे और भाग वाला आप हम पढ़ते हैं आगे। इसके यह खुल चुका है अब। तो आगे है क्वाइंस, यानी कि सिक्के। अब क्वाइंस के आधार पर भी हम क्या है पता लगाते हैं कि किस प्रकार से चीजें जो है वह इतिहास हमें जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी जो है सिक्कों से कैसे मिलती है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। तो भारत में प्रचलित जो सिक्के थे, यानी कि उस समय भारत जो प्राचीन भारत में आपको जो सिक्का था, तो उस समय क्या था? उस समय आहत सिक्का जो है उस समय था, 5वीं और 6वीं शताब्दी के समय में आहत सिक्का। तो देखिए, आहत नहीं, आहत सिक्का है, ठीक है, यह आहत है, ठीक है, यह आहत सिक्का। तो आहत सिक्का इसको कहते थे हम इसको, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि इसको पीट कर बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि उस पर चोट लगता था, इसके वजह से क्या है हम इसको आहत सिक्के जो है हम कहते हैं, ठीक है। समझ गया? इसको पीट कर बनाया जाता था, इसके वजह से इसका कोई लगभग शेप ना होता था, ये किसी भी प्रकार का शेप में मिलता था, लेकिन मोस्टली जो था आपको ऐसे गोला और क्या है स्क्वायर में आपको जो है वह देखने को जो है वह मिलता है। इसे टेढ़ा मेढ़ा कोई भी शेप था, लेकिन मोस्टली स्क्वायर और गोलाकार शेप में क्या है वह बनाने की कोशिश जो वह की जाती थी, ठीक है। इसका कोई नहीं था। तो आहत सिक्के है जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में आपको मिलता है, तो उस समय प्रचलित सिक्कों में यह था भारत का। इसको जो है इंडो ग्रीक क्वाइंस भी आपको कहते हैं, इंडो ग्रीक यानी कि ग्रीस, ठीक है, इंडो ग्रीक क्वाइंस भी इसको कहते हैं, हिंदी में भी वही कहेंगे आप, इंडो ग्रीक क्वाइंस, ठीक है। जो जो आहत सिक्के थे वो पंच्ड होते थे, यानी कि उस पे क्या है मोहर, मोहर ऐसे समझिए कि ऐसे लगाए हुए थे मोहर, इस पे तरह तरह के कहीं पे बर्ड का हो सकता है, कहीं सिंबल जो है वो बनाया गया था, लेकिन अब पढ़ा नहीं जा सका है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसी में यह किस कौन कौन से, यानी कि चांदी के बने थे, और क्या है यह है तांबे के जो है वह बने थे आपको। तो दो प्रकार के मोस्टली आपको चांदी और तांबे आपको मिलता है, और भी मिलता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो चांदी और तांबे के जो है वह सिक्के जो है आपको मिलते हैं आहत सिक्के में, ठीक है। चलिए, तो कुषाण काल में ये क्या है? कुषाण काल। तो कुषाण काल के समय आपको सोने के सिक्के जो है वह प्राप्त होते हैं ज्यादातर। अगर सोने के सिक्के अगर देखा जाए तो आपको कुषाण काल के दौरान जो है वो आपको मिलता है। यह सब पूछता है आपको, सब कुछ आपको याद रखना है। चलिए, पेंटिंग यानी कि अब चित्रकला, यानी कि चित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार से इतिहास को समझे, जो ज्यादा आपको जरूरत पड़े। तो यहाँ पर है अजंता भित्ति चित्र। देखिए, अजंता एलोरा गुफा, इस एलोरा अजंता गुफा के बारे में हमको पता ही होगा कि यहाँ पर स्टिक्स करके आपको क्या था, मतलब कि स्टिक मैन शिकार करते हुए आपको बनाया गया है ना, वैसा आपको है इस प्रकार से। इसको देखिएगा एक बार गूगल करके आप, वहां पर अजंता जो चित्र है उसको, और वहां पर आपको क्या है, आपको
भित्ति चित्र, ठीक है, वहां से भी आपको चित्रकला से क्या है एविडेंस जो है इतिहास के बारे में आपको पता चलता है। उसी में जनता भित्ति चित्र में आपको वाकाटक वाकाटक आपको क्या है गुप्त काल की जानकारी भी आपको जो है वह मिलती है, ठीक है। वह नहीं, लेकिन यह दूसरा है, आपको अगर देखा जाए तो वाकाटक में जो अजंता है भित्ति चित्र से आपको वाकाटक गुप्त काल की जानकारी जो वो आपको मिलती है। दूसरा है उत्खनन, यानी कि उत्खनन मतलब क्या, यानी कि जमीन में जो जो दफन है जो चीज है, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो जमीन में दफन थी हड़प्पा सभ्यता, उसको हम क्या किए, खोद के हम निकाले, ठीक है, यानी कि हम उसको खोदे, उसी को कह रहा है उत्खनन। उत्खनन मतलब क्या, यानी कि जमीन के नीचे जो दिया हुआ चीज उसको उत्खनन, यानी कि उसको कोड़ना है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या है, उत्खनन के माध्यम से भी जो है हमें चीजें जो है वह पता चलती है इतिहास के बारे में। उसके बारे में और ज्यादा डिटेल हम करेंगे, अगर एक एक पर हम डिटेल करने लगे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पूरा प्राचीन और मध्यकालीन और ये मध्यकालीन आपको लगभग यानी कि पूरा प्राचीन तो खत्म ही हो जाएगा। तो आगे हम उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे भारत में लौह तकनीक कब आई आपको, तो 11वीं ईसा पूर्व जो है वह जो आयरन जो है हम इस्तेमाल जो करना जो है वह शुरू कर दिए थे। चलिए, अब है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं वह है साहित्यिक स्रोत, ठीक ना। तो साहित्यिक स्रोत में आपको क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक ना। साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेचर। तो साहित्यिक स्रोत कौन सा है जिससे हमें इतिहास की, भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उसमें क्या है सबसे अगर बढ़िया महत्वपूर्ण अगर प्राचीन इतिहास के में माना जाए तो कल्हड़ की राज तरंगनी को जो है वह माना जाता है, ठीक है। इसमें कश्मीर का आपको इतिहास जो है आपको मिलता है, तो कल्हड़ की राज तरंगनी कश्मीर के बारे में भी लिखा गया है, इसमें उसका इतिहास आपको मिलेगा इसमें। तो जो कल्हड़ क्या है, लेखक है, ठीक है, तो वही है कल्हड़ की राज तरंगनी। राज तरंगनी जो है वह क्या है, उस जो किताब है यानी कि साहित्य की, उसमें आपको चीजें जो है मिलती है, और काफी इसको सेकुलर माना गया। सेकुलर यानी कि इसमें कोई धर्म, जैसे रामायण होता है तो उसमें हिंदू धर्म का प्रभाव है, चाहे उसमें अलग चीजें जो है वह मिलती है स्रोत के रूप में, लेकिन इसको सबसे बढ़िया ऐतिहासिक स्रोत इसलिए माना गया क्योंकि यह सेकुलर था, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था, पूर्णतः जो है वह इतिहास था। चलिए आगे हमें रिलीजियस सोर्स यानी कि धार्मिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धार्मिक स्रोत यानी क्या, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, उस समय जो भी था, हिंदू धर्म तो था नहीं, यानी कि जो भी हो, वैदिक वैदिक धर्म जो भी था, तो उससे हमें क्या है जानकारी जो है जो हमें प्राप्त होती है। तो वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य से आपको इसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद, और क्या है सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये चार वेद जो है हमें जो बताते हैं कि इस समय जो इतिहास में जो है वह घटना जो है वह घटी होगी, क्या है, किस प्रकार से लोग जो है उस समय रहते थे। देखिए तो आर्यों ने कई बार जो भारत जो आर्य आए इसके बारे में और भी ज्यादा हम पढ़ेंगे, अभी घबराइएगा मत, अभी हम और भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में उस पर डिटेल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आर्यों ने कई अनार्यों के धार्मिक विचारों, जब आर्य भारत में आए तो उस समय कई अनार्यों यानी कि जो भारत में जो आर्य जो नहीं थे, यानी कि जो जो मूल निवासी जो उस समय थे, तो उनका जो है क्या है, अनार्यों के कई धार्मिक विचारों को जो है अपनाकर एक क्या है नई संस्कृति का जो है वैदिक संस्कृति का क्या है उन्होंने निर्माण किया था। तो वेदों को पढ़ने के लिए क्या है उन्होंने, वेद वेद की चर्चा हमने किया, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, इसके बारे में हम पढ़ेगा अभी, ऋग्वेद, इस सब के बारे में। लेकिन अभी क्या है, अब एक तरह से देख रहे हैं जो वैदिक धर्म हम चैप्टर करेंगे, एक स्पेशली हम वैदिक धर्म चैप्टर करेंगे। इसके बाद आपको उत्तर वैदिक काल आता है, उसको उस पर जब हम पढ़ने जाएंगे तो उसको और भी ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कितने उसमें कौन उसको लिखा है, किस प्रकार से, कितने उसमें किसके बारे में जिक्र है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम देखते हैं ऊपर से कि कौन सा साहित्यिक स्रोत है। तो वेदों को पढ़ने के लिए वेदांत की रचना जो है वह की गई, जिसकी संख्या जो है वह 6 है। यानी कि वेदों को पढ़ा कैसे जाए इसके लिए वेदांत की रचना यानी कि हेल्प बुक समझिए, ठीक है, ये हेल्प बुक टाइप का था।
क्या है, वेदांग की रचना जो है वह की गई। इसमें क्या है, पहला जो है हमारा है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, और दूसरा जो है वह कला, तीसरा है व्याकरण, चौथा है हमारा निरुक्त, और पांचवा है हमारा छंद, और छठा हमारा है ज्योतिष। ठीक है, ये छह जो है क्या है, आपको वेदांग है। ये क्या है, छह वेदांग है, ये वेदांग है, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा में आपको स्व विज्ञान के बारे में आपको क्या है वह जानकारी मिलती है। कला में आपको कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। व्याकरण आपको क्या है, व्याकरण पता ही है किसके बारे में, यानी कि भाषा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। निरुक्त में आपको व्युत्पत्ति विज्ञान के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और यहाँ पे ज्योतिष जो है उसमें खगोल विज्ञान के बारे में आपको जानकारी मिलती है। यानी कि खगोल विज्ञान कौन, यानी कि जो आकाश चंद्रमा इस सब चीजों के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसमें खगोल जो है वह जानकारी मिलती है ज्योतिष में। ठीक है, ग्रह है, ग्रह के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, ज्योतिष विद्या है ना, ग्रहों के बारे में, उसकी जानकारी जो है हमें प्राप्त जो इसमें होती है। आगे है कि वैदिक स्वरों, वैदिक, ठीक है, वैदिक स्वरों जो स्वर होते थे उसका शुद्ध उच्चारण जो है वह करने के लिए क्या है, सिक्स। देखिए वैदिक जो स्वर होते थे, ठीक है, तो जैसे अभी है ना स्वर हिंदी में अ आ ई, तो उस प्रकार से उसका जो स्वर यानी कि उस शब्द जो होते थे उसको कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए शुद्ध उच्चारण जो है उसका कैसे किया जाए। बहुत ऐसा चीज अभी भी हम अपने हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत सारा गलती बोलते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही वैदिक जो स्वर यानी कि जो वैदिक भाषा थी उसको स्वर को किस प्रकार से पढ़ा जाए, उसके लिए शिक्षा शास्त्र की क्या है, क्या है, लिखा गया शिक्षा शास्त्र, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, इसके साथ ही कल्प सूत्र जो था, तो कल्प सूत्र नाम का जो साहित्य जो था, ठीक है, यानी कि जो किताब जो भी कहिए उसको, तो कल्प सूत्र में आपको क्या है, धार्मिक नियम जो है वह लिखा गया था। ठीक है, जिसमें विधि विधान के बारे में आपको लिखा गया था कि किस प्रकार से क्या है नियम कानून जो है वह होना चाहिए मनुष्य के लिए और राजा के लिए। ठीक है, तो इसी में क्या है, इसके तीन भाग है, कल्प सूत्र के जो क्या है तीन भाग है, स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, और तीसरा है आपको क्या है, धर्म सूत्र। ठीक है, यह है तीसरा। पहला आपको क्या है, स्रोत सूत्र, दूसरा क्या है, गृह सूत्र, तीसरा आपका है धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र में आपको यज्ञ के बारे में आपको जानकारी मिलती है। गृह सूत्र में आपको एक मिनट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपको दिखाई दे जिसमें, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य के बारे में जो है वो आपको जो है वो इसमें जो है वह जानकारी जो है वो आपको मिलती है। तीसरा हमारा है धार्मिक सामाजिक और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में आपको धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और कर्तव्य की जानकारी जो है हम आपको किस में मिलता है, आपको धर्म सूत्र में। चलिए आगे है कि पाणिनि क्या थे, उस समय लेखक थे पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि ने क्या लिखा था, इन्होंने सबसे पहला जो है क्या है, व्याकरण लिखा था। ठीक है, भारत की अगर दृष्टि से देखें तो इन्होंने जो पाणिनि जो है उन्होंने पहला जो व्याकरण जो है उन्होंने लिखा, जिस व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी व्याकरण उन्होंने लिखा, जिसको प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में जो है हम लेते हैं। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के जो है कितने, आपको 8 अध्याय है। अध्याय क्या है, चैप्टर। ठीक है, 8 अध्याय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही पतंजलि, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पतंजलि ने दूसरी सदी में आपको पारणीकृत, ठीक है, पारणीकृत अष्टाध्याय, क्या लिखा हुआ है, हाँ, पतंजलि ने आपको, तो पतंजलि ने आपको दूसरी सदी में आपको क्या है, जो पाणिनि ने जो लिखा, ठीक है, जो इन्होंने लिखा अष्टाध्यायी, उस पर इन्होंने क्या है, महाभाष्य लिखा। ठीक है, समझिएगा बात को। जो पतंजलि जो है क्या है, पाणिनि का
जो अष्टाध्यायी है, उसको उस व्याकरण है, उस पे क्या है, इन्होंने महाभाष्य की जो है वह रचना किया। ठीक है, तो है कि महाभाष्य किस पे आपको है, तो वह है अष्टाध्यायी पे जो है वह महाभाष्य जो है वह लिखा हुआ है। जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको जानकारी, जिसमें आपको मिलता है कि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करवाता है, जो पहले भी हमने पढ़ा था। इसको देखिए 2 बार यह चीजें आ गई, और किस प्रकार से इतिहास एक दूसरा से जुड़ा है और एक दूसरा को पुष्टि करते यानी कि प्रमाण देते जा रहा है, आप इसमें स्पष्ट जो है वह समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। यास्क क्या है, इतिहासकार है। ठीक है, यास्क इतिहासकार है, और इन्होंने कहा कि निरुक्त यानी 5वीं शताब्दी में निरुक्त जो था, निरुक्त में ठीक है, किताब है निरुक्त, अगर देखा जाए तो निरुक्त किताब है। तो निरुक्त जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसमें क्या है, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति की बात कही। ठीक है, इन्होंने, तो यास्क ने अपनी किताब जो है 5वीं शताब्दी में, जो 5वीं शताब्दी की थी, उसमें क्या है, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति की बात जो है किसने कहा था, यास्क ने, और कौन सी अपनी किताब में कहा था, निरुक्त में। ठीक है, चलिए आगे है। जब इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें एक और आपको जो है अ, क्या है, आपको वैदिक ग्रंथ में आपको आता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद सामवेद जो है वैदिक ग्रंथ है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण जो है, वह भी ब्राह्मणों जो है क्या है, ब्राह्मण भी एक वैदिक ग्रंथ है, इसका नाम उस समय है ब्राह्मण। ठीक है, आर्यको, और इसके साथ ही क्या है, उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, वह भी क्या है, वैदिक ग्रंथ जो है, वैदिक ग्रंथ में जो है वह आते हैं, यह तीनों भी। ठीक है, तो ब्राह्मण में आपको क्या लिखा गया, आपको तो वैदिक कर्म कांड, यानी कि किस प्रकार से यज्ञ होगा, किस प्रकार से सामाजिक जीवन होगा वैदिक काल का, तो वैदिक कर्म कांड के बारे में, जो पूजा पाठ है, इन सब चीजों के बारे में जो है वह किसमें मिलता है, आपको ब्राह्मण जो है ग्रंथ है उसमें मिलता है, ब्राह्मण है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक ना, इसके साथ ही आपको आर्यको, यानी कि इसमें क्या है, आप आर्यको और उपनिषद, इन दोनों में आपको दार्शनिक समस्याओं, यानी कि दार्शनिक जो समस्या होता था, यानी कि जीवन का जो दार्शनिक फिलोसफी जो होती थी, उसके बारे में आपको किस में मिलता है, आपको आपको आर्यको और उपनिषद जो ग्रंथ है उसमें आपको मिलता है। देखिए, धर्म सूत्र जो मैंने आपको बताया अभी, धर्म सूत्र और स्मृति, ठीक है, यह भी ग्रंथ है। तो धर्म सूत्र और स्मृति ग्रंथ में आपको राजा और आम जो जनता है, उसका जो उसके नियम जो है वह किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से उनका नियम कानून हो, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से हो, इसका जो है आपको किसमें, धर्म सूत्र और स्मृति में आपको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो इसमें लिखा हुआ था, इसमें कहीं पे भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। इसमें क्या है, कात्यायन स्मृति ग्रंथ है। तो कात्यायन स्मृति ग्रंथ में इसमें क्या है, गुप्त काल में जो है वो अभी लिखा गया। ठीक है, तो गुप्त काल में आपको नारद, पराशर स्मृति और कात्यायन जो स्मृति ग्रंथ है, आपको गुप्त काल में जो है वह तीनों ग्रंथ जो है आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको पता होगा कि पुराण, पुराण के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो पुराण कितने थे, आपको मुख्यतः जो है 18 संख्या में जो वह माना गया पुराण, 18 संख्या इनका जो है पुराण का है। तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। तो इसको जो है वह 18 पुराण जो है वह है। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे, कब जाएंगे, जब हम वैदिक पीरियड जब हम पढ़ेंगे, वैदिक काल जब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे, तो इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। आगे है कि विद्वानों का मान्यता है कि इसमें क्या है, देखिए जो विद्वान है उन्होंने यानी कि इतिहासकार चाहे विद्वान के, उनका मान्यता है कि जो पुराण है उसको इतिहास के 5 शाखाएं में जो है वह डिवाइड किया गया है। ठीक है, पुराण में 5 शाखा जो है इतिहास का जो है वह डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं वो 5 शाखा जो है वह कौन सा है पुराण का। तो पहला जो है वह है सर्ग। सर्ग में आपको क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी जो है वह आपको मिलती है सर्ग में। दूसरा है प्रतिसर्ग। ठीक है,
प्रतिसग्र में आपको सृष्टि की पर्यावर्तन एवं प्रति विकास की जो है दर जो है इसमें जानकारी जो है आपको मिलती है। ये माँ है कि मानवतर जो है, ठीक है, मानवतर, ठीक है, मानवंतर, ठीक है। इसमें जो तीसरा में आपको क्या है, इसमें समय की पुनरावृत्ति जो है आपको मिलती है, इसमें आपको जानकारी जो है मिलती है। वंश जो है आपको ये जो डिवाइडेड है वंश, तो जो चौथा हमारा उसमें राजा ऋषि की वंशावली के बारे में आपको जो है वह मिलती है। वंशानुचरित में आपको वंशानुचरित में आपको कुछ स्पेसिफिक यानी कि कुछ स्पेशल लोगों की जीवनी जो है मिला आपको, कुछ चुने हुए पात्रों की क्या है, सॉरी जीवनी नहीं यानी कि वंशावली जो है आपको इसमें देखने को जो है वह मिलता है। आगे है तो पुराण, तो ऐसे बहुत सारे पुराण थे आपको आपको जैसे कि मैंने बताया कि 18 पुराण है आपको, कितना मैंने बताया आपको, 18 पुराण है आपको। तो उसी में कुछ मुख्य पुराण है जो सबसे प्राचीन पुराण में आपको माना गया, जो सबसे पहले जो है लिखा गया पुराण में भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ जो लिखा गया होगा, हो सकता है कि उसको धीरे धीरे मतलब समय के अनुसार भी जो है आगे जो है वह लिखा गया। देखिए तो इसमें क्या है, मार्केंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, इस यह क्या है, वह है प्राचीन जो है वह पुराण जो है वह माना गया। चलिए अब मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण में आपको राजाओं और उनकी वंशावलियों का उल्लेख जो है आपको मिलता है, लेकिन उसकी जो पुष्टि जो है वह नहीं, ऐसा नहीं है कि वह पुष्टि जो है आप करिएगा, कि चीजें जो है बहुत ही क्रमबद्ध में आपको सही नियम से जो है नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो एविडेंस जो है रियल में नहीं आपको मिलता है। इसके वजह से क्या है, उसको ऐतिहासिक प्रमाण में ज्यादा जो है वह शामिल जो है वह नहीं किया गया, ठीक है। वंशावलियों का उल्लेख मिलता है लेकिन कोई पुष्टि जो है बढ़िया से जो है नहीं मिलता है कि किस प्रकार से था। चलिए इसके बाद क्या है, रामायण और महाभारत भी आपको क्या है एविडेंस आपको मिलता है इतिहास के बारे में, लेकिन इसमें प्लेस के बारे में आपको मिलता है, लेकिन राजवंश उस समय था तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी जो है वह नहीं था। इसके लिए इसको क्या है मैथोलॉजी मानते हैं, यानी कि इसको मैथोलॉजी में हम लेते हैं। और लेकिन क्या है इसका जो जैसे हस्तिनापुर हुआ, जैसे ठीक है, तो उस जो महाभारत और रामायण का जो प्लेसेस दिया हुआ था उसको काफी जो है वह रियल लाइफ में आपको मिलता है, लेकिन इसका जो एविडेंस है, जो कहानियां है वो आपको रियल लाइफ में आपको नहीं देखने को मिलती है। ऐसा कहीं पे भी एविडेंस नहीं है कि आपको रामायण और महाभारत जो है वो हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे है कि बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य मुख्यतः जो है पाली और प्राकृत भाषा में जो है वह लिखा हुआ था, पाली और प्राकृत भाषा में, क्योंकि संस्कृत जो है वह कोर्ट की जो संस्कृत जो था उसमें ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो ब्राह्मणों तक ही वो क्या है जो ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण थे वहां तक जो है संस्कृत जो है वह सीमित था। और जो लेकिन जो पाली और प्राकृत जो था वह मगध की जो है क्या है वो आम भाषा थी। आम जो लोग थे अपने बोलचाल भाषा में, जिस प्रकार से हम हिंदी में बोलते हैं, तो कहीं भी आप जाइएगा तो बिहार में, यूपी में आपको भोजपुरी मिलेगा लोकल लैंग्वेज, मराठी है लोकल लैंग्वेज, तो उसी प्रकार से लोकल लोग जो है वह समझ पाए। अब अंग्रेजी तो हर कोई नहीं समझ पाएगा ना, इसी प्रकार से चीज है। तो पाली और प्राकृत भाषा में बौद्ध साहित्य जो है वह क्या है, आपको जो है वो आम भाषा थी, आपको जब मिलता है मगध की आम भाषा थी, और इसी दो भाषाओं में आपको बौद्ध साहित्य जो है लिखा हुआ आपको मिलता है। साथ ही जब यही रीजन था कि यह आम भाषा में लिखा गया, यही रीजन था कि यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, और क्योंकि उस समय क्या था, क्योंकि जो रामायण महाभारत हुआ चाहे जो गीता हुआ थी, इन सब चीजों को हर कोई जो है वह नहीं पढ़ पाता था, आम आदमी को पढ़ने में मुश्किल थी, क्योंकि वह संस्कृत में हुआ करती थी और बहुत विद्वान लोग ही इसको पढ़ पाते थे। लेकिन पाली और प्राकृत भाषा में लिखा होने की वजह से जो अशोक ने जो पिलर बनवाए, तो उसमें पिलर और अभिलेख जो भी लिखा उन्होंने, तो पाली और प्राकृत भाषा में भी लिखा, जिसमें लिखे होने की वजह से क्या हुआ आपको
आम लोग जो है जल्दी से और आसानी से जो है समझ पाए। और बौद्ध जो धर्म है वो काफी व्यापक तरीके से हम समझ जाइए, उस समय विस्तार हुआ था उसका। तो उसी में बौद्ध ग्रंथ में आपको त्रिपिटक, आपको साहित्य जो है वह देखने को मिलता है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक में आपको क्या है, तीन जो है जो साहित्य है बौद्ध बौद्ध की, उसमें शामिल किया गया। तीन साहित्यों का एक तरह से वो क्या है, बंडल है, समझिए। तो पहला जो है वह है सुत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक है, इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे। तो सूत पिटक में आपको क्या है, बौद्ध बौद्ध जो बुद्ध थे, यानी कि बुद्ध के आपको धार्मिक विचार और वचन के बारे में आपको जो है वह मिलता है किसमें, सूत पिटक में। विनय पिटक में आपको संघ के नियम है। ठीक है, संघ के लोग, यानी कि धर्म, जो बौद्ध धर्म जो था, तो बौद्ध धर्म तो धर्म नहीं था आपको, लेकिन क्या था, उसको हम धम कहते थे। तो उस धम के बारे में आपको क्या है, संघ के नियम आपको क्या है, विनय पिटक में आपको देखने को आपको मिलता है। अभिधम पिटक में आपको बौद्ध दर्शन की विवेचना जो है वह मिलती है, यानी कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से था उसकी विवेचना और उसका बहस जो है आपको किसमें मिलता है, अभिधम पिटक में आपको मिलता है। जातक कथा, यानी कि जातक कथा बहुत बात जो है वह लिखा गया बौद्ध धर्म में। ठीक है, जातक कथा, तो जातक कथा में आपको जानवरों के माध्यम से आपको जो मतलब कि माना गया ऐसा कि मतलब कि बौद्ध के जन्म के बाद का जो चीजें जो है वो काफी दर्शाए गए कि जानवर के माध्यम से जो है बहुत चीजें जो है वह लिखी गई। आप पढ़ोगे जातक कथा, जब आप पढ़ते होगे तो उसमें बहुत सारा जो है जानवरों के बारे में भी आपको लिखा हुआ आपको मिलता है। जानवरों के माध्यम से आपको मनुष्य जीवन को जो है वह दिखाया गया, काफी अच्छी अच्छी जो सीख है मनुष्यों को जो है वह दिया गया। तो वही है जातक कथा। ठीक है, तो जातक कथा का जिक्र आपको कहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि जातक कथा का एविडेंस अगर, तो फरहूत फरहूत और सांसी के जो स्तूप थे, स्तूप यानी कि इस प्रकार से स्तूप होते हैं। ठीक है, यह द्वार होता था और यहाँ पे गोला जो है राउंड करने के लिए होता था। यह स्तूप था, बौद्ध स्तूप जो है था। तो जो भरहुत और सांची के जो स्तूप थे, उसमें जो क्या है, उसमें जातक कथा का जो है चित्रण जो है वह आपको जो है वह मिलता है, यानी कि उसकी कहानियां जो जातक कथा में जो कहानी था बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बताया गया, उसकी उसका जो चित्रण किस में मिलता है आपको, ये क्या है, ये अरे स्तूप में आपको मिलता है। आगे है, श्रीलंका में भी बौद्ध, जैसे कि आपको पता होगा कि अशोक ने अपने बेटा को भी और अपनी बेटी जो है उनको भी क्या है, आपको बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए भेजा। ठीक है, तो उसी में क्या है, तो बौद्ध धर्म क्या है श्रीलंका में भी गया, और श्रीलंका में दो आपको क्या है ग्रंथ मिलते हैं, बौद्ध ग्रंथ आपको मिलते हैं श्रीलंका में भी। और उसका नाम था क्या है, पहला जो है ग्रंथ है वह है महावंश ग्रंथ, जो 4वीं शताब्दी में आपको मिलता है। और जो एक है दीपवंश, यानी कि 5वीं शताब्दी में आपको जो है वह मिलता है बौद्ध ग्रंथ। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ जो है कौन सा है, आपको यह आपको देखने को मिलता है महावंश और क्या है, दीपवंश। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो में आपको क्या है, एक मिलिंद पन्हो आपको साहित्य है। और मिलिंद पन्हो जो साहित्य है उसमें आपको क्या मिलता है, राजा मिनांडल मिनाल्डर मिनाल्डर जो राजा थे, और नागसेन जो कवि था, राज नागसेन, वो सॉरी, राज नागसेन जो है कवि नहीं था, नागसेन जो है क्या है, बौद्धिस्ट है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म को मॉन्क जो होता है भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो थे, तो नागसेन और मिनांडर के जो आपस में जो बातचीत हुआ था, यानी कि दार्शनिक जीवन पे उन्होंने काफी हद तक बहुत ज्यादा उन्होंने बात किया था। ठीक है, बातचीत, तो उसी बातचीत यानी कि बहस को किसमें लिखा गया है आपको, मिलिंद पन्हो में आपको वह मिलता है। मिलिंद पन्हो में आपको क्या है, वो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ था उसका जिक्र जो है आपको मिलता है, मिनाल्डर और क्या है, नागसेन के बीच में जो बातचीत हुआ था वह मिलिंद पन्हो में आपको मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बातचीत के दौरान उत्तरी और पश्चिमी भारत के जीवन की चर्चा भी आपको इसमें मिलती है।
अब हम आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में अब हमने जाना। अब आते हैं हम जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में आपको प्रथम साहित्य अगर देखा जाए तो वह क्या है, आगम। ठीक है, आगम साहित्य जो है पहला साहित्य अगर है जैन धर्म का, तो उसमें उसको क्या है, पहला साहित्य है, साथ में उसको प्राकृत भाषा में जो है वह लिखा गया। जो जैन धर्म का पहला साहित्य था आगम, उसको क्या है प्राकृत भाषा में जो है उसको लिखा गया। और इसके जो है मुख्यतः 4 अंग थे। जैसे कि त्रिपिटक है, त्रिपिटक का मैंने बताया कि तीन किताबों का जो है वह बंडल था। उसी प्रकार से इसके जो है उस प्रकार से नहीं, लेकिन अगर देख जो आगम है उसका 12 अंग जो है वह है। ठीक है, 12 अंग, उसके 12 जो है पार्ट है। ठीक है, तो 12 भाग है इसके। तो उसमें क्या है, आचार अंग, सूत्र है, भगवती सूत्र है, नया धम कहा है, इसके साथ ही उपासंग दशाऊ है, अंतगण दशाऊ है, इसके साथ ही अणुत्रो व इंद्र दशाऊ है। इसको याद नहीं करना है आपको, ऐसे जानकारी में रख लीजिएगा, यह कोई मुख्य नहीं है इसमें। और इसमें उपांग आप याद रखिएगा, उपांग किससे रिलेटेड है ये पूछता है, तो उपांग किससे रिलेटेड, वह है जैन धर्म से रिलेटेड। यह काफी डिटेल में है, इसको याद नहीं करना होता है, ऐसे आप जानकारी में रखिएगा। वैसे आगे है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र जो है आपको मिलता है। यानी कि जो भगवती सूत्र जो था, एक है अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का था, उसमें भी आपको क्या है, आपको बौद्ध धर्म की जानकारी जो है आपको मिलती है। साथ ही आपको भगवती जो सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र जो है आपको मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिएगा तो भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मगध हुआ, उस समय जो भी था महाजनपद, उसकी जानकारी आपको जो है इसमें मिलती है। दूसरा है हमारा, अब इसको थोड़ा फैक्ट बेस आपको आएगा लगातार, देखिए अब हमारा खत्म हो चुका है लगातार, अब फैक्ट बेस है। इसको मैं एक बार रीडिंग कर देता हूं आपके लिए। चलिए, तो उद्योतन सूरी ने आपको क्या है, आपको कोवलय मैं माल, क्या लिखा हुआ है थोड़ा, कुवलय मालामा। ठीक है इसका जो है आपको जो है मिलता है। ठीक है, इन्होंने यह किताब जो है वह लिखा। सिद्धि रर्षि सूरी ने आपको 605 ईस्वी में आपको उपनीतिश भव प्रपंच कथा जो उन्होंने लिखा। काफी मुश्किल पढ़ना है इसको थोड़ा, क्योंकि आम आम भाषा में हम तो अब जनरली इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं। चलिए, आपको जानकारी में इन चीजों को जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा जानकारी में इन चीजों को लेकिन रखना है। तो जिनेश्वर सूरी ने आपको कथा कोश प्रकरण जो है उन्होंने लिखा। इसके साथ ही जिनसेन जिनसेन ने आपको जो है आदि पुराण, ठीक है इसको याद रखिएगा, आदि पुराण ये इंपॉर्टेंट है। अब आदि पुराण, जिनसेन ने आदि पुराण जो है उन्होंने लिखा। गुरु भद्र जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, गुरु भद्र ने आपको क्या है उत्तर पुराण आपको जो है उन्होंने लिखा। इसके साथ ही कुछ और है इंपॉर्टेंट आपको जैन मन यानी कि जैन टेक्स्ट के बारे में अभी हम जो भी बताया मैंने, जैन साहित्य के बारे में बताया। और भी कुछ महत्वपूर्ण जैन साहित्य है, जैसे कि वसुदेव, हिड्डी, वृहत कल्प, सूत्र भाष्य और काली पुराण एवं कथा कोश। ठीक है, कथा कोश और कालिका पुराण जो है यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यह हो सकता है, यह पूछता है हमेशा, इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है हमेशा। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो हिंदू है, ब्राह्मण धर्म है, इसके बाद आपको बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इन तीनों के बाद आपको एक ऐसा भी जो मैंने बताया आपको कि एक ऐसा भी साहित्य आएगा जिसमें क्या है, आपको कोई भी धर्म से वह रिलेटेड जो है वह नहीं रहेगा, यानी कि सेकुलर रहेगा। वो हर धर्मों की चीजों को वह क्या है लेकर चलेगा। जैसा कि आपका एनसीईआरटी हो गया,
तो क्या है उसमें, ऐसा थोड़ी ना कि हर जैसे कि एक ही धर्म के बारे में ज़्यादा वह लिखा गया वर्णन है, तो उसी प्रकार से हो गया सेकुलर धर्म, यानी कि धर्मेतर साहित्य। उसको धर्मेतर साहित्य जो है हम कहते हैं, यानी कि सेकुलर, यानी कि सभी धर्मों का जो है मान सम्मान रख के इसमें जो है चीजें जो है वह लिखी गई, यानी कि चलिए अब पढ़ते हैं हम इसको। जैसे कि मैंने बताया कि अष्टधाई क्या है, पाणिनि ने लिखा, और मौर्य काल की पहले की जानकारी जो है किसमें मिलती है, अष्टधाई यानी कि पाणिनि में आपको मिलती है। ठीक है, आगे है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त में क्या है, मुद्रा राक्षस लिखा, यह भी आपको क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विशाखा दत्त वाला। सोमदेव ने आपको कथा सरित सागर जो है उन्होंने लिखा। ये सब क्या है, वो सब इम्पोर्टेंट है, आपको जो भी सेकुलर वाला में आएगा सब आपको इम्पोर्टेंट है। क्षेमेंद्र ने आपको क्या लिखा, बृहद कथा मंजरी जो है उन्होंने लिखा। कौटिल्य ने आपको क्या है, अर्थशास्त्र लिखा। तो जैसे मैं बताया, अब अर्थशास्त्र जो है कोई धर्म से थोड़ी ना रिलेटेड है ना, इसलिए इसको क्या है सेकुलर जो है वह माना गया, सेकुलर। चलिए आगे है कामंदक। कामंदक ने आपको नीति सागर जो है लिखा, और इस नीति सागर में आपको किस प्रकार की जानकारी आपको मिलती है, तो नीति सागर में आपको गुप्त काल की राज व्यवस्था की जो है वह जानकारी जो है नीति सागर में आपको मिलती है। सोमदेव सूरी ने लिखा नीति वाक्यामृत। ठीक है, नीति वाक्यामृत इन्होंने लिखा, किसने, सोमदेव सूरी ने। तो सोमदेव सूरी ने जो लिखा आपको ये नीति वाक्यामृत, इसमें कौटिल्य ने जिस प्रकार से चीजें लिखा है कौटिल्य ने, तो कौटिल्य की तरह इन्होंने ग्रंथ जो है वह उन्होंने जो है वह लिखा है। कौटिल्य का जो ग्रंथ था ना, उस कौटिल्य का जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, उसी प्रकार से इन्होंने नीति वाक्यामृत जो है उन्होंने लिखा। जैसे नीति क्या है, नाम से ही आपको लग रहा है। पतंजलि का आपको क्या है, महाभाष्य। कालिदास का आपको रघुवंश, और समुद्रगुप्त की का विजय की जानकारी जो है आपको मिलती है इसमें, किसमें, कालिदास में। ठीक है, आगे है शूद्रक। शूद्रक ने आपको क्या लिखा है, शूद्रक ने आपको मृच्छकटिकम जो है साहित्य जो उन्होंने लिखा है। इसके बाद है दंडी। दंडी ने आपको क्या है 10 कुमार चरित्र जो है उन्होंने लिखा है, और क्या है यह कवि जो ये देखिए, यह शूद्रक और दंडी जो है उन्होंने कविता के माध्यम से क्या है इतिहास को लिखा है। और ये क्या है शूद्रक ने आपको मृच्छकटिकम लिखा, और दंडी ने आपको क्या है 10 कुमार चरित्र लिखा। ठीक है, 10 कुमार चरित्र, जैसे नाम से लग रहा है कि 10 जो कुमार यानी कि जो राजा थे उसके बारे में जो इन्होंने जानकारी दी होगी इसमें। आगे है गुप्त काल के बाद दो नई प्रथा का जो है वह आरंभ हुआ, यानी कि जब साहित्य लेखन जब होता था, तो गुप्त काल के बाद दो प्रकार का लेखन जो है वह शुरू हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार का लेखन जो है वो किस प्रकार से अब था, यानी कि पहला तो राजकवियों द्वारा राजाओं का जीवन। ठीक है, तो राज जो कवि होते थे उन्होंने जीवनी जो है अब लिखना शुरू किया राजाओं का। इसके साथ ही स्थानीय इतिहास भी लिखना जो है वह शुरुआत अब हो चुका था। ठीक है, क्योंकि स्थानीय इतिहास की जानकारी तो है आपको बहुत ही कम ही मिलती है प्राचीन में, क्योंकि पहले क्या है राजाओं और महाराजाओं की इतिहास जो है वह लिखा हुआ आपको हर जगह मिलता है। तो गुप्त काल के बाद चीजें बदली और दो नई प्रथा आई, और उस प्रथा में क्या है राजकवियों द्वारा राजाओं का जीवन लिखना शुरू हुआ, और साथ ही स्थानीय इतिहास जो है वह लिखना स्टार्ट हुआ। स्थानीय इतिहास का आपको प्रमाण जो है पहला आपको मिलता है, आपको गुप्त काल से जो है वह मिलता है, वहां पे आपको मिलता है। तो बाणभट्ट ने आपको क्या है हर्ष चरित्र लिखा। ठीक है, तो हर्ष चरित्र क्या है, हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने लिखा, जाहिर सा बात है बाणभट्ट ने उस समय जो कवि थे उनके, और इन्होंने हर्ष चरित्र जो है वह लिखा जीवनी। अब मैंने बताया ना कि आपको क्या है राजकवियों द्वारा राजाओं का जीवन अब लिखने शुरू हुआ, तो राजाओं का जीवन अब जो है किस वगैरह से कौन कौन साहित्य है जो राजाओं के जीवन पर आधारित है उसको अब हम पढ़ेंगे। बिल्हड़ ने आपको विक्रमा विक्रमांक देव चरित्र जो लिखा,
और विक्रमादेव चरित्र में आपको, इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप क्लियर। तो विल्हड़ ने आपको विक्रमाकमदेव चरित्र लिखा, और इसमें आपको क्या है, उत्तरवर्ती राजा जो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य थे, उसकी जो है उपलब्धि के बारे में जो क्या है लिखा गया था, कहा है ना कि राजाओं के बारे में लिखा गया ना इस सब में, ठीक है। चालुक्य के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनकी उपलब्धि के बारे में जो है इसमें जो है वह लिखा गया। आगे है, वाक्यपति ने आपको कनौज 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 राजा, वाक्यपति क्या है, राइटर है, ठीक है, लेखक है। और वाक्यपति ने आपको कनौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित पुस्तक लिखी, जिसका नाम था गौड़वहु, ठीक है, गौड़वहु उसका नाम था। संध्या करमंदी ने आपको क्या है, रामचरित जो है उन्होंने लिखा। जय सिंह जो है, यह राइटर का नाम इधर है, समझ में आ रहा होगा आपको। जय सिंह ने आपको कुमार कुमार पाल चरित जो है उन्होंने लिखा। हेमचंद्र छूट गया है, देख लेंगे एक बार, मैं अपडेट कर दूंगा आपको जब पीडीएफ दूंगा तो, ठीक है। पदम गुप्त ने आपको क्या है, आपको नौ सांकर चरित्र जो है उन्होंने लिखा। विल्लाल ने आपको भोज प्रबंध जो है, जो साहित्य जो है उसकी रचना जो है उन्होंने किया। विलाल यानी कि भोजपद प्रबंध, इसको तो हमने पढ़ा भी। चंदरदाई यानी कि चंदरदाई ने आपको क्या है, पृथ्वी रासो जो है इन्होंने लिखा। इसको पृथ्वी रासो भी इसको हम बोलते हैं, और पृथ्वी राजचरित्र भी इसको जो है हम बोलते हैं, दोनों हम इसको कहते हैं। कल्हड़ ने आपको तरंगनी का जो है उन्होंने लिखा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कल्हड़ की क्या है, राज तरंगनी। आगे है कि दक्षिण भारत में आपको जो है बहुत सारे साहित्य अब दक्षिण भारत में भी आपको लिखे जाने लगे। और दक्षिण भारत, अभी हमने उत्तर भारत का जो साहित्य है उसको अभी हम पढ़ रहे थे, उत्तर वैदिक काल, इन सब चीजों के बारे में। अब है दक्षिण भारत में सर्वप्रथम जो साहित्य की रचना हुई वह किस भाषा में हुई थी, आपको तमिल भाषा में। कन्नड़ ये सब होता है ना भाषा दक्षिण भारत की, लेकिन दक्षिण भारत में अगर साहित्य की रचना किसी भाषा में, सबसे प्राचीन भाषा में अगर हुई थी वह है तमिल, ठीक है, जिसे संगम साहित्य भी कहा, जिसे संगम साहित्य भी आपको कहा गया, ठीक है। और जैसे त्रिपिटक इन सब के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार इसको क्या है, इन्होंने क्या कहा था, तमिल भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसको संगम साहित्य जो है उन्होंने कहा, ठीक है। इसमें क्या है, आपको कविताएं आपको मिलता है, उसमें कविताएं आपको मिलते हैं, जिसमें करीब 30,000 पंक्तियों की जो कविता जो है लगातार आपको जो है वह मिलती है। अब यह तमिल भाषा का लिखा हुआ, चाहे साउथ का लिखा हुआ, वो चीजें है, अब उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल। क्या लिखा हुआ है, एट टूट आपको टूट गई, आपको यह है, और पत्त टू पकात, ठीक है। अब क्या इसको है, आप पढ़िएगा इसको एक बार, ठीक है, उसको मैं आपको टेलीग्राम में आपको दे दूंगा। परतु पका क्या लिखा हुआ, अब इसके बाद क्या है, स्थानीय इतिवृत्त, ठीक है। अब इसके बाद है स्थानीय इतिवृत्त आपको है, तो गुजरात के विद्वानों ने स्थानीय इतिहास पर इतिवृत्त जो है उन्होंने लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतिवृत्त लिखा इन्होंने, जिसमें पहला जो है वह आता है आपको राममाला, दूसरा है सोमेश्वर, और राममाला है, और सोमेश्वर ने आपको क्या, कौन सा लिखा, आपको कैमुदी लिखा। और अरिसिन्ह ने आपको क्या है, सुकृत संकृतर्न जो है उन्होंने लिखा, सॉरी यह किताब जो है उन्होंने लिखा, अरिज सिंह ने। देखिए इतिवृत्त जो है इसका मतलब होता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का
काल क्रमानुसार वर्णन, यानी कि ऐतिहासिक घटना जो होती है उसको लगातार जो है बढ़िया से जो है लिखना। जो कैसे होता है कि अब 2001 का चीज़ अब 2005 में थोड़ी ना, 5 से पहले थोड़ी ना लिख दीजिएगा। तो उसी प्रकार की चीज़ है कि लगातार क्रमानुसार जो है इतिहास की घटनाओं को लिखना है, उसी को क्या है इतिवृत्त जो है हम कहते हैं। चलिए अब लगभग खत्म हो चुका है, जो भी अब फैक्ट बेस ही है, जल्दी जल्दी अब कंप्लीट करेंगे हम, काफ़ी लंबा देर हो चुका है अब तो मेरुतंग ने आपको क्या है प्रबंध चिंतामणि लिखा, राजशेखर ने आपको प्रबंध कोश लिखा, और जयसिंह ने आपको क्या है, जयसिंह ने आपको हम्मीर और मर्दन जो है उन्होंने लिखा। ठीक है। और अब सिंध भाषा जो सिंध का क्षेत्र है उसमें भी आपको क्या है भाषा में कहा सिंध जो क्षेत्र है उसमें भी आपको क्या है इतिवृत्त जो है वह लिखा गया, यानी कि इतिहास का चीजें जो है लिखा गया, जिसमें 13वीं शताब्दी में अरबों ने, जो अरब के लोग थे यानी कि अरबों ने फारसी में आपको चचनामा जो है उन्होंने लिखा। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरबों ने क्या है चचनामा जो है उन्होंने लिखा, जिसमें सिंध का इतिहास जो है उसमें आपको मिलता है। ठीक है। सिंध का इतिहास किसमें आपको मिलता है, तो चचनामा में आपको मिलता है। और कौन लिखा आपको, और अरब के लोगों ने इसको लिखा था। अब है आपको विदेशों के वृतांत, यानी कि विदेशी जो लोग थे उस यानी कि जो भारत में फॉरेनर आए, चाहे वो दूर से भी फॉरेनर, जो मतलब कि भारत में आकर भी बहुत ऐसे फॉरेनर हैं जिन्होंने किताबें जो है वह लिखी है, और उसमें क्या है भारत का जिक्र जो है उन्होंने किया हुआ है। तो उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि विदेशियों के वृतांत, यानी कि यूनानी, पहला हम जो है ग्रीक भाषा में देखेंगे कि जो ग्रीक वाला जो यूनानी थे उनका साहित्य देखेंगे। तो हेरोटेटस, यानी ग्रीक यह इतिहासकार थे हेरोटेटस, आपको पता होगा हेरोटेटस, इतिहास अगर पढ़ रहे तो फादर ऑफ द हिस्ट्री आपको किसको कहते हैं, आपको पता ही हो, हेरोटेटस को हम कहते हैं। तो टोडस जो है और टेसियस टेसियस है ना, टेसियस, हेरोडोटस और टेसियस ने आपको भारत का उल्लेख जो है उन्होंने किया हुआ है। दोनों ने उनका जो स्रोत था वह फारसी भाषा में पढ़ा था उन्होंने, भारत के बारे में कहीं और से, भारत तो उन्होंने वो नहीं आए, ठीक है, लेकिन फारसी भाषा में कोई और बुक से उन्होंने पढ़ा, और भारत का जिक्र जो है उन्होंने किया हुआ था हेरोडोटस और क्या है टेरियस ने। ठीक है, क्या है, देखिए दोनों ने फारसी भाषा में स्रोत जो है उन्होंने लिया था। आगे है एरियन ने आपको भारत पर क्या है सिकंदर अटैक, यानी कि एरियन ने ही आपको जिक्र किया था, एरियन ने कि भारत पर क्या है सिकंदर का जो है क्या है आक्रमण हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, इन सब चीज़ों को आपको कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ये मेगास्थनीज, इसको मैं छोटा कर दूँ, तो मेगास्थनीज जो है आपको पता है इसके बारे में, आपको नाम अगर सुना होगा आपने, इतिहास अगर आप पहले से पढ़ रखा हुआ है थोड़ा बहुत तो मेगास्थनीज जो है उन्होंने क्या है इंडिका जो है वह किताब जो है उन्होंने लिखा हुआ था, जिसमें इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है। और पाटली जो पुत्रा था उसमें कुछ दूत आए, यानी कि कुछ दूत, यानी कि किसी और राजा का मतलब कि संदेश लेकर, चाहे लेकर वो आए, तो उनका कुछ नाम है, उसी में से वह दूत थे, मेगास्थनीज जो है वह दूत थे। एक है आपको डिमेकस आपको थे, जो कब आए थे पाटलिपुत्रा के समय में, और यहाँ पे क्या है डायोनिसियस जो है वह है। इसके साथ ही एक अज्ञात यूनानी है जिसका नाम जो है वह नहीं दिया हुआ था आपको इतिहास में, आप नहीं मिलता है आपको, अज्ञात इसीलिए कहते हैं अज्ञात इसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या है पेरिपल्स ऑफ द एरिथिसियन सी, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथिसियन सी नामक जो है किताब, यानी कि साहित्य की जो है वह रचना जो है इन्होंने किया हुआ था, जिसमें इतिहास की जानकारी जो है आपको मिलती है। इसके साथ ही आपको टालमी में टालमी जो लेखक है उन्होंने क्या है
भारत का जिक्र जो है भारत का जिक्र किया, लेकिन भारत की यात्रा जो है उन्होंने नहीं किया। ठीक है, टालमी ने भारत की यात्रा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने भारत का जिक्र जो है उन्होंने किया था अपनी किताब में। रोम लेखक प्लिनी, प्लिनी का नाम आपने सुना होगा, रोम के ये लेखक है, और इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री जो है उन्होंने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री आपको बहुत जानकारी होगा, लूसेंट अगर पढ़ रहे होगे तो आपको नेचुरल हिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा। तो नेचुरल हिस्ट्री किताब इन्होंने लिखा, और इन्होंने क्या लिखा, भारतीयों का जीवन इन्होंने लिखा कि भारतीय किस प्रकार से भारतीय यानी कि भारतीय पेड़ पौधा, नेचुरल हिस्ट्री में क्या है, इन्होंने मतलब कि प्रकृति का इतिहास लिखा। तो उस प्रकृति के इतिहास में इन्होंने लिखा कि भारत में पशु किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से वन वन है, इसके बारे में इन्होंने लिखा। भारतीय पशुपालन, ये सब चीज़ों के बारे में आपको लिखा। देखिए क्या है, फौना मतलब क्या होता है, इसके बाद एनिमल है, आपको इंडियन पेट है आपको, इसके बाद मिनरल्स है आपको, खनिज, इस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा। यानी कि भारतीय नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। बस खत्म हो चुका है, थोड़ा रह गया है, एक दो और स्लाइड। ठीक है, चलिए चीनी यात्री। तो चीनी यात्री आपको कौन से है, चीनी यात्री आपको 3 चीनी यात्री मुख्यतः है आपको। तो वो है मुख्य में आपको फाहियान है आपको, दूसरा है आपको युआन चवांग, और तीसरा है आपको ई चिंग। तो फाहियान आपको 5वीं सदी में आते हैं, और 14 साल जो है वो भारत में जो है व्यतीत जो है वह करते हैं, भारत में वह रहते हैं। युआन चवांग जो है वह 7वीं सदी में आते हैं, शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद 16 वर्ष वह रहते हैं यहाँ पर। और कब आए थे वह, हर्षवर्धन 16 वर्ष रहते हैं। और हर्षवर्धन और भारत पर जो है उन्होंने लिखा था, कौन लिखा था, युआन चवांग ने। जैसे बताया ना कि विदेशों का यात्रा वितरण, यानी कि विदेशी भी जो चीज़ें लिखे उससे भी हम क्या है, इतिहास की जानकारी मिलती है, उसी के बारे में जो है अब हम पढ़ रहे हैं। ई चिंग ने आपको 7वीं शताब्दी में आए, और 16 वर्ष इन्होंने भारत में व्यस्त किया। जो 16 वर्ष इन्होंने क्या है, भारत जो इन्होंने रहा। आगे है अरब यात्री। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अरब यात्री में आपको अबू रिहान, तो अबू रिहान यानी कि अल बरूनी, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अबू रिहान नाम से इन्हें जानते हैं, और इन्होंने क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप, इसका थोड़ा नीचे लिखा हुआ है तहकीक उल हिंद। ठीक है, तहकीक उल हिंद, इसके बारे में बार बार पूछता है। अल बरूनी जो है बहुत ही फेमस इतिहासकार है, मतलब कि तो इन्होंने क्या लिखा था, तो गजनी के समकालीन अरब और तुर्की का भारत में प्रवेश के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो जो तहकीक उल हिंद इनका जो साहित्य है अल बरूनी का, तो उसमें इन्होंने लिखा था कि गजनी के समकालीन, यानी गजनी के समकालीन गजनी के समकालीन थे, यह कौन थे, यानी कि जब गजनी था उसी समय क्या है, अल बरूनी थे, और उन्होंने उसी समय किताब लिखा था तहकीक उल हिंद, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि अरब और तुर्की, या अरब और तुर्की का जो भारत में जो प्रवेश हुआ था, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया था कि कैसे अरब और तुर्की के लोग जो है भारत में प्रवेश किए, और इसके बारे में यहाँ से जानकारी आपको जो है वो मिलती है। चलिए, अब यह एंड हो चुका है, पूरा का पूरा समझिए कि अब हम इसमें पढ़ चुके हैं। आगे अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब पढ़ेंगे, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता, IVC है ना, इंदु वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद आपको वैदिक कल्चर, यानी कि वैदिक काल के बारे में, इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और लगातार जो मगध के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो लगातार इसके बाद हम एक एक करके जो है अब सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो है हम क्या है, अब इतिहास की जानकारी जो है वह लेके और आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा, और इसका PDF आपको जो है वह मिल जाएगा। आपको कहाँ पर,
तो इसका पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो अपना अभी जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बाय, गुड नाइट।